तो स्टूडेंट्स, हमने जो है लेसन फोर्थ है, चैप्टर फोर्थ है विटामिन एम, इसके तीनों पार्ट जो है हमने रीड कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब हाउ रवी's इमोशनल रिएक्शन अपॉन फाइंडिंग ग्रैंडपा सेफ एट होम रिवील्स हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर। आप वर्णन करें कि किस प्रकार रवि का जो भावनात्मक रिएक्शन है, जो उसकी प्रतिक्रिया है भावनात्मक, वो कि जब वो पाता है दादाजी को घर पर सुरक्षित पाता है, तो उसकी कौन सी भावनाओं को उजागर करता है वो, कि दादाजी के प्रति उनकी कैसी भावनाएं हैं। तो आप इसके बारे में वर्णन कीजिए कि रवि की दादाजी के प्रति कैसी भावनाएं हैं जब वो दादाजी को सेफ सुरक्षित घर में पाता है। तो आंसर है स्टूडेंट्स, व्हेन रवि सॉ ग्रैंडपा स्लीपिंग सेफली एट होम, जब रवि ने दादाजी को सुरक्षित घर पर लेटे पाया, ही फेल्ट रिलीव्ड, उसने राहत महसूस की, उसने जो है बहुत राहत महसूस की। एंड हग्ड हिम लविंगली, और प्यार से उनको गले लगा लिया उसने। दिस शोज दैट रवि डीपली केयर्ड फॉर एंड लव्ड हिज ग्रैंडफादर, यह दर्शाता है कि रवि अपने दादाजी के लिए बहुत परवाह करता है, वो उनकी बहुत परवाह है उसे, और वह अपने दादाजी को डीपली प्यार करता है, बहुत गहराई से, दिल की गहराई से वो दादाजी को प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट माइट बी द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रैंडफादर्स हैबिट ऑफ गिविंग गिफ्ट टू एवरीवन ऑन हिज बर्थडे रादर देन रिसीविंग देम। तो इसमें पूछा गया है कि दादाजी अपने, एक आदत थी कि वे अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेने की बजाय सबको अपने बर्थडे पर गिफ्ट देते थे। तो इस बात का क्या महत्व है? तो इसमें क्या आंसर बनेगा स्टूडेंट? तो क्यों दादाजी गिफ्ट लेने की बजाय गिफ्ट देते थे? तो आंसर है, इट शोज ग्रैंडपास लविंग, जेनरस एंड केयरिंग नेचर। यह दादाजी के प्यार भरे, दयालु और जो है परवाह करने वाले नेचर को दर्शाता है, उनके परवाह करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। ही बिलीव्ड इन गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स, वे दूसरों को खुशी देने में विश्वास रखते थे। इंस्टेड ऑफ ओनली रिसीविंग गिफ्ट हिमसेल्फ, केवल खुद जो है उपहार प्राप्त करने की बजाय वे दूसरों को खुशी देना ज़्यादा बढ़िया समझते थे, उसमें विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ग्रैंडपा गेव रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक एज अ गिफ्ट। तो क्वेश्चन थर्ड है स्टूडेंट, आप क्यों सोचते हो कि ग्रैंडपा ने रवि को एक जासूसी कहानियों की किताब दी एक उपहार के रूप में। वट माइट दिस सजेस्ट अबाउट ग्रैंडपास अवेयरनेस ऑफ रविस एक्शंस अर्लियर इन द डे। तो यह दादाजी की जागरूकता के बारे में, उनके चौकन्ने होने के बारे में क्या सुझाता है हमें, जो रवि ने उस दिन के रवि के जो भी एक्शंस थे, कारनामे थे, उसके बारे में दादाजी जागरूक थे। तो ये हमें दादाजी के बारे में क्या सुझाता है? तो आंसर है इसका, ग्रैंडपा गेव रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक, दादाजी ने रवि को एक जासूसी कहानियों की किताब दी, बिकॉज ही न्यू रवि हैड बीन सीक्रेटली फॉलोइंग हिम, क्योंकि वो जानते थे कि रवि चुपके से उनका पीछा कर रहा था, लाइक अ डिटेक्टिव, एक जासूस की तरह। इट सजेस्ट्स दैट ग्रैंडपा वॉज फुली अवेयर ऑफ रविस एक्शंस, यह सुझाता है कि दादाजी रवि के कारनामों से पूरी तरह परिचित थे। एंड क्लेवरली टीज्ड हिम अबाउट इट, और बड़ी चतुराई से उसे इसके बारे में चिढ़ाया, उन्होंने उसे जो है टीज किया, यानी कि चिढ़ाया उसे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर के बाद पेज नंबर 109 पे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है आपके लिए। इसमें फर्स्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो दिए गए पद्यांश हैं, गद्यांश हैं, उन्हें पढ़ें और जो इनके प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं।
तो ये पैराग्राफ उन्हें पढ़ रखा है, ग्रैंडपा हेटेड द नॉइस एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ। जो दादाजी गांव की, जो शहर की जो शोरगुल और जो दौड़ भाग दौड़ वाली ज़िंदगी थी, शोरगुल की ज़िंदगी थी, उसे वो नफ़रत करते थे। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको पढ़ के आंसर देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चूज़ द इमोशन डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडफादर। तो दादाजी ने इस पैराग्राफ में कौन सी इमोशन, कौन सी भावना जो है दर्शाई है। तो वो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, पहला ए है रिग्रेटफुल, यानी कि खेद वाली, दुख शोक मनाने वाली, जब आदमी को पछतावा हो तो पछतावे वाली है। दूसरी है अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक होता है क्षमा मांगने वाली, जब कोई किसी से माफ़ी मांगने का इच्छुक हो। और सी है नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक क्या होता है, उदासीन, जब किसी को घर की याद आ रही हो, ऐसा। और डी है विस्टफुल, विस्टफुल यानी कि उदास। तो इस पैराग्राफ में स्टूडेंट क्या आपको क्या लगता है कि क्या दादाजी किसे याद कर रहे हैं। तो दादाजी यहाँ पर अक्सर बैठते थे और अपने बड़े आम के पेड़ को याद करते थे और कहते थे कि हमारी जगह इतनी शांत है कि शाम को एक पत्ता भी गिरता है तो वो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर दादाजी मेनली क्या कर रहे हैं, उन्हें घर की याद आ रही है, अपने पुराने घर को वो याद कर रहे हैं। तो उनका जो इमोशन है, ना तो वो रिग्रेटफुल है, ना ही वो अपोलोजेटिक है यानी कि क्षमा मांगने वाला है, ना ही वो विस्टफुल है, उदास है। तो उनका रिएक्शन है, उनका इमोशन है जो, वो है स्टूडेंट्स नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक क्या होता है, जिसे घर की याद आ रही हो। आगे चलिए स्टूडेंट, आगे है इसमें सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए रीज़न। एक रीज़न देते हुए वाक्य को पूरा करें। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा स्टूडेंट ये। ग्रैंडपा हेटेड द बिजी एंड नोइसी सिटी लाइफ बिकॉज, दादाजी शहर की शोरगुल वाली और व्यस्त जीवन को नापसंद करते थे, उससे नफरत करते थे, क्योंकि। तो पूरा करना है इसे हमें स्टूडेंट। तो ग्रैंडपा हेटेड द बिजी एंड नोइसी सिटी लाइफ बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड द पीस एंड क्वाइट ऑफ हिज स्मॉल हाउस इन टाउन, वे अपने नगर में अपने छोटे घर की शांति और जो है जो वहाँ की जो शांति थी और वहाँ की जो क्वाइटनेस थी, सुकून था, उसे वो प्यार करते थे, उसे वो पसंद करते थे। इसलिए दादाजी को शहर की बिजी और भाग दौड़ की ज़िंदगी, शोरगुल वाली ज़िंदगी पसंद नहीं थी। एक बार फिर से देखें स्टूडेंट, ग्रैंडपा हेटेड द बिजी एंड नॉइसी सिटी लाइफ बिकॉज ही लव्ड द पीस एंड क्वाइट ऑफ हिज स्मॉल हाउस इन टाउन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड ग्रैंडपा कम टू द सिटी डिस्पाइट हिज डिसलाइक फॉर सिटी लाइफ। दादाजी शहर में क्यों आ गए, जबकि वे शहरी जीवन को नापसंद करते थे, फिर भी वो शहर में क्यों आ गए। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा स्टूडेंट कि दादाजी जो है बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, और एक दो बार वो घर पे ही गिर पड़े थे और सारी रात बाहर ही पड़े रहे थे। तो आंसर है स्टूडेंट इसका, ग्रैंडपा केम टू द सिटी बिकॉज ही हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन हिज गार्डन। दादाजी शहर में आ गए क्योंकि वे एक बार गिर गए थे, वे फिसल गए थे और अपने बगीचे में गिर गए थे। एंड देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम, और वहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हिज डॉटर ब्रॉट हिम टू लिव विद हर फॉर सेफ्टी। उनकी बेटी जो रवि की माँ है, वो उन्हें अपने साथ रहने के लिए ले आई ताकि वो सुरक्षित रह सकें, उनकी सुरक्षा के लिए। आगे फोर्थ है, चूज एन एक्सप्रेशन सिमिलर टू मीनिंग टू यू कैन नेवर हियर अ लीफ, यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल। आप एक पत्ते के गिरने की भी आवाज़ सुन सकते हैं। तो इस जैसी जो है एक्सप्रेशन है, जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है, वो आप बताएं किस में है। पत्ता गिरने की आवाज़, एंड ऑफ वंस लाइफ, किसी के जीवन का अंत होना, अराइवल ऑफ ऑटम, पतझड़ का आना, साइन ऑफ गुड लक, अच्छी किस्मत का संकेत, या पिन ड्रॉप साइलेंस। तो स्टूडेंट ऐसा तब होता है जब बिल्कुल भी शोरगुल ना हो और
बिल्कुल सुनसान हो तब ऐसा होता है, पत्ता गिरने की आवाज़ आती है। तो उस जैसा बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस। बिल्कुल जब पिन गिरने की भी आवाज़ आती है, एक पिन गिरी किसी हॉल में और उसकी भी आवाज़ आ गई, इसका मतलब वहाँ पर बहुत शांति है, बहुत सन्नाटा है वहाँ पे। तो सही आंसर पिन ड्रॉप साइलेंस। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रैंडफादर लिविंग इन द हाउस इन टाउन। तो दादाजी जब अपने नगर में रह रहे थे अपने घर में, तो उस बात का एक लाभ उन्हें, दादाजी को क्या एडवांटेज थी, क्या फ़ायदा था, एंड डिसएडवांटेज क्या नुकसान था वहाँ पर रहने का। तो हमने बताना है जब दादाजी अकेले रह रहे थे अपने नगर में, शांत घर में, तो क्या वहाँ का फ़ायदा था, क्या नुकसान था। आंसर है स्टूडेंट, पहले हम एडवांटेज बताते हैं। एडवांटेज फ़ायदा, ही इंजॉयड पीस एंड फ्रीडम देयर। वे अपनी जो है सुकून की ज़िंदगी और आज़ादी का वहाँ आनंद लेते थे। वहाँ पीस था, शांति थी और आज़ादी थी, वो जैसे चाहें जहाँ चाहें जा सकते थे। डिसएडवांटेज क्या है, तो उनको नुकसान क्या हुआ, देयर वॉज, क्या नुकसान था, देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम ड्यूरिंग एमरजेंसीज। जब भी कोई विपत्ति की समय, आपत्ति का समय हो या आपातकाल हो, तो वहाँ पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, ये वहाँ का नुकसान था। अब स्टूडेंट इसमें सेकंड एक्सट्रैक्ट दिया है, सेकंड गद्यांश दिया है। तो इसमें दादाजी कह रहे हैं, आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग बट आई डोंट नो अबाउट रवि। तो यहाँ पे दादाजी कहते हैं कि मेरी सुबह तो बहुत अच्छी बीती लेकिन मैं रवि के बारे में नहीं जानता। तो उसके बाद की ये घटनाएं हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द टोन ऑफ द ग्रैंडफादर्स रिस्पॉन्स। तो दादाजी का जो रिस्पॉन्स था, प्रत्युत्तर था, उसकी जो टोन कैसी थी, तो उसकी टोन बतानी है, वो किस किस प्रकार की थी। पहला है ए, अपोलोजेटिक, माफ़ी मांगने जैसी, माफ़ीनामे वाली। बी, हर्टफुल, किसी को हर्ट करने वाली, जो किसी को दर्द देने वाली। सी है काम, और डी है पजल्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे दादाजी जब कह रहे हैं, वो बड़े, इस पे लिखा है कि दादाजी ने शांत होकर कहा। तो आंसर ग्रैंडपा कूली। तो दादाजी बिल्कुल शांत होकर उसका उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे दादाजी की जो टोन है वो कैसी है, बिल्कुल काम। तो बिल्कुल शांत स्वर में वो कह रहे हैं। आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाई वॉज रवि कन्फ्यूज्ड एंड एम्बेरस्ड। रवि जो है उलझन में क्यों था और साथ ही साथ शर्मिंदा क्यों था, ये हमने बताना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या आंसर बनेगा बढ़िया सा। आंसर है, रवि वॉज कन्फ्यूज्ड एंड एम्बेरस्ड। रवि उलझन में था और शर्मिंदा था, बिकॉज क्योंकि ग्रैंडपा हिंटेड दैट ही न्यू रवि हैड सीक्रेटली फॉलोड हिम। कि दादाजी ने हिंट दे दिया, संकेत दिया था कि रवि, दादाजी जानते थे कि रवि चुपके से उनका पीछा कर रहा था। तो रवि इसीलिए उलझन में पड़ गया और शर्मिंदा भी हुआ कि दादाजी को पता है, दादाजी ने संकेत दिया कि वे जानते थे कि रवि चुपके से उनका पीछा कर रहा था। आगे है सेकंड, थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। एक उचित कारण देते हुए वाक्य को पूरा करें। रवि's मदर वॉज इम्पेशेंट बिकॉज। रवि की माँ अधीर हो उठी। जब दादाजी ने रवि के लिए गिफ्ट दिया तो रवि की माँ अधीर हो उठी। क्यों? क्योंकि उसे लगा दादाजी फिर रवि का जन्मदिन भूल गए हैं, कि रवि का जन्मदिन तो 3 महीने पहले जा चुका है। आंसर है स्टूडेंट, रवि's मदर वॉज इम्पेशेंट बिकॉज। रवि की माँ अधीर हो गई थी, बिकॉज क्योंकि शी थॉट ग्रैंडपा हैड फॉरगॉटन रवि's बर्थडे। वह सोचती थी कि दादाजी रवि का जन्मदिन भूल गए थे। तो इसलिए रवि की माँ अधीर होती कि जो है पापा की तो भूलने की आदत बढ़ती जा रही है, इसलिए। फोर्थ स्टूडेंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। आप बताएं, कथन करें कि दिया गया वाक्य सही है, सच है अथवा झूठ। इसमें है, ग्रैंड फादर फॉरगॉट दैट रवि's बर्थडे वॉज 3 months अगो। दादाजी भूल गए थे कि रवि का जन्मदिन 3 महीने पहले था। तो नहीं,
दादाजी बिल्कुल नहीं भूले थे, बल्कि दादाजी को तो ये भी याद था कि उनका जन्मदिन कब है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, फॉल्स है, इसलिए यहाँ लिखा है फॉल्स। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। आगे चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड ग्रैंडपा से, दादाजी ने ऐसा क्यों कहा। ही डिडेंट नो वट काइंड ऑफ मॉर्निंग रवि माइट हैव हैड, कि रवि के बारे में नहीं जानता कि रवि की सुबह कैसी रही। दादाजी कहते हैं कि मेरी सुबह तो बहुत अच्छी रही, लेकिन मुझे रवि के बारे में पता नहीं। तो दादाजी ने ऐसा क्यों कहा। आंसर है ग्रैंडपा सेड दिस, दादाजी ने यह इसलिए कहा, टीजिंगली, चिढ़ाते हुए, छेड़ते हुए, बिकॉज रवि हैड डिसअपियर्ड वाइल सीक्रेटली फॉलोइंग हिम, क्योंकि रवि जो है डिसअपियर हो गया था, ओझल हो गया था, जब वो चुपके से उनका पीछा कर रहा था। तो असल में दादाजी ने ये टीज करते हुए, उन्हें चिढ़ाते हुए, ताना मारते हुए यह कहा है। तो स्टूडेंट पेज नंबर 111 पे ये पार्ट 2 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे स्टूडेंट 8 क्वेश्चंस हैं ये, तो इनके हम एक एक करके 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंडपा इज पोर्ट्रेड एज अ पर्सन विद फॉलिंग मेमोरी इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में दादाजी को ऐसे व्यक्ति के तरह चित्रित किया गया है जिनकी याददाश्त लगातार घट रही है, गिरती जा रही है। गिव टू एविडेंसेस टू डिसअप्रूव द स्टेटमेंट। एविडेंस क्या होता है, सबूत, प्रमाण। 2 प्रमाण दें जो इस कथन को जो है गलत साबित करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं। तो ऐसी 2 बातें जो ये कहती हूँ कि नहीं, दादाजी की याददाश्त नहीं गिरती जा रही थी, उनकी याददाश्त ठीक थी। तो इसमें आंसर में है फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट है जो इसका एविडेंस है, प्रमाण क्या है, ग्रैंडपा रिमेंबर्ड फेमस चेस मैचेस एंड प्लेयर्स वेरी क्लियरली। दादाजी स्पष्ट रूप से याद रख पाते थे, उन्हें याद था क्या क्या, प्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रसिद्ध मैच, जो भी शतरंज के मैच हुए, और उनके खिलाड़ियों के बारे में बिल्कुल उन्हें स्पष्ट रूप से याद था। वे कोई भी बड़ा खिलाड़ी अथवा मैच नहीं भूले थे, उन्हें हजारों मैचों के बारे में याद था। और सेकंड, ही रिमेंबर्ड हिज बर्थडे ट्रेडिशन ऑफ गिविंग गिफ्ट्स टू एवरीवन इन द हाउस। उन्हें अपना जन्मदिन भी याद रहा, और ये प्रथा भी याद रही कि जब वो अपने जन्मदिन पे घर में सभी को उपहार देते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बातें साबित करते हैं कि दादाजी की याददाश्त नहीं कमज़ोर हुई थी, उनकी याददाश्त ठीक थी। आगे सेकंड क्वेश्चन है, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। दो ट्रेट क्या होता है स्टूडेंट, लक्षण होता है वैसे तो, विशेषताएं। कोई 2 चारित्रिक विशेषताएं बताएं निम्नलिखित में से प्रत्येक चरित्र की। तो 3 पर्सन दिए हैं, इनका जो कैरेक्टर है कहानी में, उनके हिसाब से इनके चरित्र की जो है 2-2 विशेषताएं बतानी हैं प्रत्येक की। तो पहले चलिए हम ग्रैंडफादर की लेते हैं। ग्रैंडफादर की 2 विशेषताएं हैं। ग्रैंडफादर जो हैं, एक तो वो इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि रवि उनका पीछा कर रहा है। और दूसरे, वे जेनरस हैं, जेनरस मतलब दयालु हैं, वे अपना दूसरों पर दया करने वाले हैं। उन्होंने अपनी टोपी किसी बुजुर्ग आदमी को दे दी थी, और वे अपने जन्मदिन पर दूसरों को, सभी को उपहार भी देते हैं। तो वे बहुत जेनरस हैं, दयालु भी हैं, सज्जन भी हैं। फिर रवि, रवि के कैरेक्टर की 2 ट्रेट्स ही हैं। तो रवि की खासियत क्या है स्टूडेंट्स, एक तो वो केयरिंग है, परवाह करने वाला, उसे दादाजी की बहुत फिक्र है, वो फिक्र करने वाला है, इसलिए उनके पीछे पीछे जाता है। दूसरा क्यूरियस, वो उसमें उत्सुकता भी है, तो वो चुपके से दादाजी का पीछा करता है कि वे कहाँ कहाँ जाते हैं। तो वो उत्सुक नेचर भी है उसकी, उसकी जो प्रकृति है वो उत्सुक भी है और केयरिंग भी, परवाह करना। फिर आता है स्टूडेंट्स रवि's मदर। तो रवि के माँ के बारे में बताना है, उनके चरित्र की 2 विशेषताएं। तो एक तो वो प्रोटेक्टिव हैं, प्रोटेक्टिव मतलब जो है संरक्षण देने वाली, परवाह करने वाली, जो अपने पिताजी को बहुत प्यार करती है और उनके लिए प्रोटेक्टिव हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता है। और दूसरा है वरिड, चिंतित, वो चिंतित भी रहती हैं, उन्हें लगता, डर लगता है कि कहीं उनके पिताजी
कहीं चोट ना खा लें या कहीं फिर से वो उन्हें कोई नुकसान ना हो, तो वो प्रोटेक्टिव भी हैं और वरिड भी। तो आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज रवि वरिड अबाउट वट ग्रैंड फादर हैड एट द टी स्टॉल। रवि चिंतित क्यों था जो कुछ भी दादाजी ने चाय की दुकान पर लिया अथवा खाया, तो उसके बारे में रवि चिंतित क्यों था, उसकी चिंता का कारण क्या था। आंसर है, रवि वॉज वरिड बिकॉज ग्रैंडपा एट and drank things like sugary tea, bananas, and ice cream, which were forbidden for his health. तो रवि चिंतित था क्योंकि ग्रैंडपा ने खाया और पिया चीज़ें, कौन कौन चीज़ें, लाइक शुगरी टी, उन्होंने मीठे वाली चाय पी, बनेनास केले खाए उन्होंने, एंड आइसक्रीम भी खाई, विच वर फॉरबिडन, फॉरबिडन होता है मना, फॉर हिज हेल्थ, जो उनके स्वास्थ्य के लिए मना की गई थी डॉक्टर के द्वारा कि वे नहीं खाएंगे अथवा पिएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर। आप क्या सोचते हो कि रवि के लिए यह आसान था कि अपने दादाजी का पीछा करना। इफ़ यस वाई, इफ़ नो वाई नॉट, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। तो आपको क्या लगता है, रवि का अपने दादाजी का पीछा करना आसान था? तो नहीं, हमने देखा पाठ में, लेसन में, कि वो कितनी मुश्किलों का सामना करता है उनका पीछा करते हुए। तो वही आएगा स्टूडेंट, आंसर है नो, इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज रवि हैड टू हाइड बिहाइंड बुशेस, ट्रीज एंड व्हीकल्स, क्योंकि रवि को छुपना पड़ा था किनके पीछे, कभी झाड़ियों के पीछे, कभी पेड़ों के पीछे और कभी व्हीकल्स के पीछे, वाहनों के पीछे, एंड फेस्ड एम्बेरेसिंग सिचुएशंस, और उसे शर्मिंदगी वाली स्थितियों से सामना करना पड़ा, वाइल फॉलोइंग हिम सीक्रेटली, जब वो उन्हें चुपके से उनका पीछा कर रहा था। तो इस तरह से हम कहते हैं कि रवि का इजी नहीं था ये काम, दादाजी का पीछा करना। क्वेश्चन नंबर 5, रवि इज अ गुड डिटेक्टिव, गिव वन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। रवि एक बढ़िया जासूस है, इसके पक्ष में एक तर्क दीजिए और इसके विपक्ष में इसके उल्टा एक तर्क दीजिए कि वो अच्छा जासूस नहीं है। तो पहले आंसर है इन फेवर, तर्क में क्या पक्ष में तर्क है, रवि केयरफुली फॉलोड ग्रैंडपा एवरीवेयर विदाउट बीइंग नोटिस्ड एट ऑल। रवि ने बड़े सावधानी से दादाजी का हर जगह पीछा किया और वो भी बिना ध्यान में आए हुए, बिना नोटिस किए हुए। अगेंस्ट, इसके विरुद्ध क्या तर्क है, रवि गॉट फूल्ड बाय द स्ट्रेंजर वियरिंग ग्रैंडपास येलो कैप। रवि जो है मूर्ख बन गया जब कोई अजनबी दादाजी की पीली टोपी पहने हुए था, तो इतना चालाक नहीं बन पाया वो कि वो समझ सके कि ये दादाजी नहीं हैं। तो ये दो कमेंट है स्टूडेंट, एक फेवर में है और एक अगेंस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज ग्रैंड फादर अवेयर दैट रवि वॉज फॉलोइंग हिम, हाउ डू यू नो। दादाजी को, वॉज दादाजी अवेयर, क्या दादाजी को मालूम था, पता था कि रवि उनका पीछा कर रहा था। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। तो आंसर है यस, हाँ, ग्रैंडपा वॉज अवेयर बिकॉज, दादाजी को मालूम था क्योंकि ही लेटर गिफ्टेड रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक, उन्होंने बाद में रवि को एक जासूसी की कहानियों वाली एक किताब दी, एंड हिंटेड अबाउट, और उसके बारे में संकेत भी दिया, हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड वाइल ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट, कि जब आप किसी संदिग्ध का पीछा कर रहे हो तो आप मूर्ख बनने से कैसे बचें। तो इस तरह दादाजी को मालूम था कि रवि उनका पीछा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, आपके विचार में, हु नीड्स विटामिन एम एंड वाई, किसे विटामिन एम की जरूरत है जो याददाश्त बढ़ाने वाला है और क्यों। आंसर है, रवीज मदर नीड्स विटामिन एम, रवि की माँ को विटामिन एम की ज़रूरत है, बिकॉज, क्योंकि, शी फॉरगॉट ग्रैंडपास बर्थडे, क्योंकि वो दादाजी का जन्मदिन भूल गई, इवन दो शी थॉट ग्रैंडपा हैड मेमोरी प्रॉब्लम्स, हालांकि वो सोचती थी कि दादाजी को याददाश्त संबंधी समस्याएं हैं, दादाजी को भूलने की बीमारी है, लेकिन वो खुद ही दादाजी का
बर्थडे भूल गई, उनका जन्मदिन भूल गई। क्वेश्चन नंबर 8, सम पीपल बिलीव सोसाइटी शोज बियस बेस्ड ऑन एज। तो स्टूडेंट, बायस क्या होता है? बायस होता है पक्ष लेना, पक्षपात करना। तो सम पीपल बिलीव, कुछ लोग विश्वास करते हैं, सोसाइटी शोज बायस बेस्ड ऑन एज, कि समाज जो है पक्षपात दिखाता है किसके आधार पर? आयु के आधार पर, एज के आधार पर, बीइंग यंग और ओल्ड, या युवा अथवा बूढ़े होने पर भी सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, पक्षपात वाला व्यवहार किया जाता है। गिव एन एग्जाम्पल वेयर यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड और ऑब्जर्व्ड सच डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है स्टूडेंट भेदभाव। तो आप एक ऐसा उदाहरण दें जब आपने अनुभव किया हो इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार। When options were disregarded because of age, जब आपकी जो when opinions, जब आपकी राय को नकार दिया गया, उसे जो है आदर नहीं दिया गया, क्योंकि आयु के कारण, केवल आयु के कारण आपकी बात को जो है महत्व नहीं दिया गया। तो स्टूडेंट आंसर है इसका, समटाइम्स चिल्ड्रंस ओपिनियंस आर इग्नोर्ड। कभी कभी बच्चों की राय को, उनके मशवरे को इग्नोर कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, बिकॉज, क्योंकि एडल्ट्स थिंक दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट मैटर्स। क्योंकि एडल्ट जो हैं, जो वयस्क लोग हैं, वे सोचते हैं कि वे अभी बहुत छोटे हैं, क्योंकि उन्हें जो है महत्वपूर्ण मामलों की समझ नहीं है, वे अभी महत्वपूर्ण मामलों को समझने के लिए बहुत छोटे हैं। सिमिलरली, उसी प्रकार से एल्डरली पीपल आर ऑफन ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन। बुजुर्ग लोगों को जो है, वृद्ध लोगों को अक्सर बच्चों की तरह उनसे व्यवहार किया जाता है, इवन व्हेन दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, हालांकि वे इस योग्य होते हैं कि वे निर्णय ले सकें। तो जब वृद्ध हो जाते हैं घर में, तो उनकी भी बात नहीं सुनी जाती, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये दो बातें ऐसी हैं स्टूडेंट, जहाँ पर हमें एज के आधार पर जो है बायस मिलता है, पक्षपात देखने को मिलता है। तो दोबारा फिर से देखें, समटाइम्स चिल्ड्रंस ओपिनियंस आर इग्नोर्ड। कभी कभी बच्चों की राय को, उनके मशवरे को अनदेखा कर दिया जाता है, बिकॉज एडल्ट्स थिंक दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट मैटर्स। क्योंकि वयस्क सोचते हैं कि वे अभी महत्वपूर्ण मामलों को समझने के लिए बहुत छोटे हैं। सिमिलरली, उसी प्रकार से एल्डरली पीपल आर ऑफन ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन। वृद्ध लोगों से भी अक्सर बच्चों जैसा व्यवहार किया जाता है, इवन व्हेन दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन, यद्यपि वे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, वे समर्थ होते हैं। आगे स्टूडेंट है इसमें वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। पाठ के संदर्भ में शब्दावली और संरचनाएं, जो वाक्य की संरचनाएं हैं वो हैं, और शब्दावली है। तो उसे देखते हैं। फर्स्ट है इसमें, क्लासीफाई द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे दिए गए वर्डों को वर्गीकृत करें, क्लासीफाई करें। इनटू मूवमेंट वर्ड्स इन कॉलम 1। जो मूवमेंट वाले, जो शरीर की गति वाले शब्द हैं, जिनमें कुछ मूवमेंट है, उनको कॉलम 1 में। एंड साउंड वर्ड्स इन कॉलम 2। और जो ध्वनि वाले शब्द हैं, जिनसे कुछ ध्वनि का एहसास हो रहा है, उन्हें कॉलम 2 में लगाना है। 1 एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए एक उदाहरण को हल किया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से 2 कॉलम हैं, कॉलम 1 जहाँ पर हम लगाएंगे मूवमेंट वाले, बॉडी मूवमेंट है वो वाले वर्ड्स, और कॉलम 2 है जहाँ पर जो साउंड वाले शब्द हैं, जहाँ पे कुछ साउंड का आभास होता है, वो वाले वर्ड्स लगाएंगे। तो ये बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने छांटने हैं, वर्ड्स को अलग अलग करना है, 2 कॉलम लगाना है। तो स्टूडेंट ये सारे ही जो है लेसन में आए हुए वर्ड हैं। तो देखिए इनको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पॉटरिंग दिया है कॉलम 1 में, क्योंकि एक मूवमेंट है एक तरह की, अपनी मर्जी से कुछ हल्का फुल्का काम करना या इधर उधर टहलना पॉटरिंग कहलाता है। क्योंकि दादाजी इधर उधर पॉटरिंग कर रहे थे, वो गिर गए थे। उसके बाद है बूम्ड। बूम होता है फट पड़ना। तो फट पड़ना एक प्रकार की ध्वनि की आवाज़ है, जब कुछ एकदम फटकर आवाज़ किसी की आती है। तो ये दोनों ही जो हैं, ये मूवमेंट है और ये साउंड है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने इनको अलग अलग कर दिया है। तो आप जैसे देखते हैं, तो इसका इनका आंसर है, कॉलम 1 में आएगा पॉटरिंग, ट्विरलिंग, क्राउच,
crawl, creeping, ducked, zigzagging, evicted, briskly, sprinting, jumping, darted और trailing। ये सारे वर्ड जो है इसमें आएंगे कॉलम 1 में, क्योंकि ये सारे मूवमेंट वाले शब्द हैं। कॉलम कॉलम 2 में आएगा boomed, thudded, shrieks, whir, grunted, snoring and bustle। तो ये हमने स्टूडेंट अलग अलग इनको कॉलम में डाल दिया है, कॉलम 1 में और कॉलम 2 में। आगे है पेज नंबर 112 पे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 1 और कॉलम 2। अब ऊपर जो कॉलम 1 में और कॉलम 2 में हमने वर्ड्स जो है डाले हैं, भरे हैं, उनमें से सिलेक्ट करके ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं। ये एक तरह की छोटी सी स्टोरी है। इसमें जो है हमें वर्ड्स डालने हैं कि कहाँ पर मूवमेंट का वर्ड आएगा और कहाँ पर कोई साउंड का वर्ड आएगा। तो स्टूडेंट कैसे करना है इसको, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इसको फिलअप कर दिया है। तो जिसको करते हैं, कैसे होगा ये। डिटेक्टिव शंकर, जासूस शंकर, डैश द मिस्टीरियस सस्पेक्ट। तो वो पीछा कर रहा था, पीछा करने के लिए आएगा ट्रेलिंग। ट्रेलिंग द मिस्टीरियस सस्पेक्ट थ्रू द डिमली लिट साइड लेन्स। मध्यम रोशनी वाली गलियों में वो जासूस जो है पीछा कर रहा था एक संदिग्ध का। अवे फ्रॉम द डैश ऑफ द सिटी। शहर की भीड़ भाड़ या शोरगुल से दूर। क्विकंड हिज पेस डैश। उसने अपनी गति बढ़ा ली। ब्रिस्कली होता है तेज कदमों से चलते हुए उसने अपनी गति बढ़ा ली। तो यहाँ पे आएगा ब्रिस्कली। द सस्पेक्ट्स हैवी फुटस्टेप्स। जो संदिग्ध है उसके भारी पांव डैश अक्रॉस द स्ट्रीट। गली में धड़ धड़ की आवाज़ से चल रहे थे। धड़ 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 की आवाज़ आ रही थी जब वो चल रहा था। तो थडेड आएगा यहाँ पे। थडेड होता है पैरों की धड़ धड़ की आवाज़। अनअवेयर ऑफ द परस्यूट। वो इस मामले से अनजान था कि उसका पीछा किया जा रहा है। शंकर डैश हीज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो शंकर अपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो बड़ा करने वाला लेंस है, शीशा है, उसे क्या कर रहा था वो, ट्विरलिंग। ट्विरलिंग होता है मस्ती से घुमाना। तो वो उसे मस्ती से घुमाते हुए चल रहा था। हैड टू डैश। उसे क्या करना पड़ा, क्रोच करना पड़ा, यानी कि नीचे झुकना पड़ा। बिहाइंड द मार्केट स्टॉल। मार्केट के जो स्टॉल थे उनके पीछे उसे क्रोच करना पड़ा, झुकना पड़ा। क्रीपिंग थ्रू द लेन्स टू अवॉइड बीइंग सीन। वो रेंगते हुए चल रहा था, गलियों के बीच में से वो रेंगते हुए चल रहा था कि ताकि वो दिखाई नहीं देते। यहाँ पे आ जाएगा क्रीपिंग, यानी कि रेंगते हुए चलना। शंकर डैश व्हेन ही हिट हिमसेल्फ अगेंस्ट ए पोल। शंकर ने क्या किया जब वो एक खंबे से टकराया। तो जब कोई खंबे से टकराएगा तो वो कराहने की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे आएगा ग्रंटेड। वो कराहा या दर्द से चीखा, उसे बोलते हैं ग्रंट करना। गुर्राया या दर्द से चीखा, तो यहाँ पे ग्रंटेड आ जाएगा। अगेंस्ट ए पोल, पोल से टकराया, खंबे से टकराया। दिस अलार्म द सस्पेक्ट। इसने संदिग्ध को होशियार कर दिया। एंड ही डैश इनटू द नाइट। और वो रात्रि में तेजी से भाग निकला। स्पेंटेड होता है दुड़की लगा लेना, दौड़ लगा लेना। लीविंग ओनली द डिस्टेंट डैश। और केवल वो पीछे छोड़ गया दूर की डैश ऑफ द स्लीपिंग सिटी बिहाइंड। यहाँ पे आएगा हर्र। विर क्या होता है, जो है गरगराहट की आवाज़ वाली, यानी कि खराटे मारते हुए सिटी को, वो शहर को पीछे छोड़ गया। तो पीछे रह गई शहर की नींद की आवाज़, जो है घर घराहट की आवाज़, हर्र की आवाज़। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हम सभी फिलअप्स में ये भर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आगे इसमें पार्ट 2 है। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द बॉक्सेस विद सिनोनिम वर्ड्स। यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो सिनोनिम वर्ड हैं, समानार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उन शब्दों को भरना है। आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफ ही वेंट ट्विरलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टिली लीविंग रवि इन डिलेमा। तो इसे हमें फिल करना है। तो पहला है क्यू से। डिलेमा का जो और क्या अर्थ होता है वो है, तो डिलेमा का अर्थ है क्वांड्री, QUANDARY, क्वांड्री, डिलेमा, ये समानार्थक शब्द हैं। और तीसरा वर्ड है स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट यानी कि दुविधा की स्थिति,
यानी कि विकट परिस्थिति, जब हमें ये ना समझ आ रहा हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो डिलेमा और क्वांड्री और प्रेडिकामेंट, ये तीनों ही जो वर्ड हैं वो आपस में सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स में पार्ट 3, फिल इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे दी गई टेबल को भरें। चेक योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, और अपने आंसर्स को एक डिक्शनरी की सहायता से चेक करें ताकि आपको डिक्शनरी का ज्ञान हो। तो स्टूडेंट इसमें कॉलम है, फर्स्ट वर्ड है वर्ड, ये वर्ड दिए हैं आपके लिए, क्राफ्टिली, डिलेमा, फ्यूरियस, बूम्ड, ह्यूमिलिएशन, अटायर, ये वर्ड दिए हैं। इनका हमें यहाँ पे मीनिंग लिखना है इस कॉलम में। फिर इसमें आएगा पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या चीज़ है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, तो ये स्पीच का कौन सा हिस्सा है। तो इसके बाद है सिनोनिम, इसका हमने एक सिनोनिम देना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है, इससे मिलता जुलता शब्द लिखना है जिसका मीनिंग इससे सेम मिलता हो। और उसके बाद में लास्ट में है एंटोनिम, एंटोनिम है विपरीतार्थक शब्द, जो इसका विरोधी शब्द हो, तो वो हमें लिखना है स्टूडेंट। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग काम है और बड़ा ही नॉलेज देने वाला काम है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे किया गया है। तो यहाँ पे आंसर दिए हैं स्टूडेंट आपके लिए। पहले है वर्ड क्राफ्टिली, क्राफ्टिली का मतलब है चतुराई से, क्लेवरली, चतुराई से। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडवर्ब है ये, तो ये एक क्रिया विशेषण है कि उसने चतुराई से कहा, चतुराई से बोला, क्रिया विशेषण है। इसका सिनोनिम समानार्थक शब्द है कनिंगली, यानी कि चालाकी से, और एंटोनिम है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। सेकंड है वर्ड डिलेमा, डिलेमा क्या होता है, दुविधा की अवस्था, जब हमें पता ना चले कि क्या करना है क्या नहीं, तो इसको बोलते हैं, मीनिंग का है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति, विकट परिस्थिति। और ये क्या है, डिलेमा क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है। सिनोनिम, इसका सिनोनिम है कन्फ्यूजन, उलझन। और एंटोनिम क्या बनेगा, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, किसी बात का पक्का होना, निश्चित है भाई ये करना है। थर्ड वर्ड है फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है गुस्सा, आग बबूला, यानी कि मीनिंग है इसका वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में। और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ये एडजेक्टिव है, ये एक विशेषण है, यानी कि ये विशेषता बता रहा है कि वो बहुत गुस्से वाला है। उसके बाद इसका एक हमने देना है सिनोनिम। तो ये स्टूडेंट एनरेज्ड, एनरेज्ड क्या होता है, खफा, जो किसी से खफा होता है, गुस्सा होता है, उसे बोलते हैं एनरेज्ड। और इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, काम, काम यानी कि शांत, बिल्कुल शांत। फोर्थ है बूम्ड, तो बूम्ड का मतलब है स्पोक लाउडली, जोर से बोलना। ये क्या है, एक वर्ब है स्टूडेंट, ईडी लगा हुआ पीछे, तो वर्ब है, ये क्रिया है। और इसका जो सिनोनिम है वो है थंडर्ड, यानी कि गर्जना, गरजा। और इसका एंटोनिम उल्टा शब्द है विस्पर्ड, कानाफूसी करना, कान में धीरे से कहना, जैसे कि अरे उसका नाम, तो यह है विस्पर्ड, तो कानाफूसी करना। फिफ्थ वर्ड है स्टूडेंट ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन क्या होता है स्टूडेंट, अनादर होना या बेइज्जती महसूस करना। फीलिंग ऑफ शेम, शर्मिंदगी महसूस करना। तो ये ह्यूमिलिएशन क्या है स्टूडेंट, एक नाउन है, एक संज्ञा है। इसका सिनोनिम क्या होगा, समानार्थक शब्द होगा एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी। और इसका उल्टा शब्द होगा प्राइड, गर्व करना। एक तरफ शर्मिंदगी है, उसका उल्टा क्या हो गया, गर्व करना किसी बात पर। सिक्स्थ है अटायर, अटायर क्या होता है स्टूडेंट, जो पहनावा होता है ना, पोशाक, उसे बोलते हैं अटायर। तो अटायर का मीनिंग है क्लोथ्स, कपड़े, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा है ये। और इसका जो सिनोनिम होगा, समानार्थक शब्द होगा, वह है ड्रेस, पोशाक। और इसका विपरीत है अनड्रेस, यानी कि बिना पोशाक के। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया है। आगे पार्ट 4 है स्टूडेंट, इसमें मैच द इमोशंस एक्सप्रेशंस इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2। जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, एक्सप्रेशन हैं, अभिव्यक्तियां हैं कॉलम 1 में, उन्हें उनके मीनिंग के साथ जो कॉलम 2 में है उसके साथ मिलान करना है। वन मीनिंग इज़ एक्स्ट्रा, यानी कि एक जो है बच जाएगा, एक मीनिंग एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो स्टूडेंट हम इन्हें मैच करना है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, देखिए पहला है एम्बेरसमेंट, यानी कि शर्मिंदा होना। तो वो कब होती है, जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब हमें असुविधा लगती है, तो एम्बेरसमेंट का आ जाएगा
फेल्ट अनकंफर्टेबल। दूसरा है काउंटर्ड। काउंटर्ड यानी कि सामने से जवाब देना। तो जवाब किसका देंगे हम? रिप्लाई टू एन आर्गुमेंट, किसी तर्क का, किसी बात का, किसी टिप्पणी का जवाब देना, तो आ जाएगा काउंटर्ड। तो इसे हम मैच कर देंगे 4 से। उसके बाद है फ्लश्ड। फ्लश्ड क्या होता है स्टूडेंट? फ्लश्ड होता है जब किसी बात के कारण हमारे चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्म से भी हो सकता है, वो किसी खुशी से भी हो सकता है। तो फ्लश्ड का मतलब है चेहरा लाल पड़ जाना। तो चेहरा लाल होने का हमारा है बिकम रेड इन फेस। तो इसको इससे मैच कर देंगे स्टूडेंट। उसके बाद है स्ट्रीकन। स्ट्रीकन होता है त्रस्त हो जाना, यानी कि एकदम किसी दुख की भावना से जो है प्रभावित हो जाना। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा स्ट्रीकन का। अफेक्टेड सीवियरली बाय एन अनप्लेजेंट फीलिंग, किसी दुखद एहसास से एकदम त्रस्त हो जाना, प्रभावित हो जाना। और फिफ्थ है ग्लीम। तो ग्लीम है स्टूडेंट जब कोई ग्लीम का मतलब है किसी भावना के कारण हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, तो उसे कहते हैं ग्लीम। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो ये स्टूडेंट हमने इनको मैच कर दिया है सभी को, इस तरह से ये मैच हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट इसके आंसर हैं, आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी। नाउ रिविजिट द स्टोरी, दोबारा स्टोरी पढ़ने के लिए जाएं। एंड अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस, और इसमें जो प्रेपोजिशन हैं उन्हें अंडरलाइन करें दी गई लाइनों में। तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बुक में से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में से लाइनें ली गई हैं। आई विल जस्ट वॉक अक्रॉस द कॉर्नर शॉप। तो यहाँ पे आ गया अक्रॉस। सेकंड है ही फेल्ट अ शैडो फॉल ओवर हिम। उसने देखा कि महसूस किया कि एक शैडो उसके ऊपर से गिर रही है, पड़ रही है। थर्ड वन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री। बेचने वाले कहाँ बैठे थे? पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है रवि टुक पोजिशन बिहाइंड। बिहाइंड यानी कि पीछे। तो आगे इसमें स्टूडेंट ये बताया है कि स्टूडेंट यहाँ पे प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जो प्रेपोजिशंस हैं बोलते हैं पूर्व सर्ग। प्रेपोजिशन का वे शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है नाउन या प्रोनाउन के जो है संबंध को दर्शाने के लिए होता है कि उनका वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ क्या संबंध है इन ए सेंटेंस। ऑफन इंडिकेटिंग, अक्सर ये क्या दर्शाते हैं? डायरेक्शन, दिशा को, लोकेशन, स्थिति को, टाइम, समय को, और मैनर या काम के तरीके को, किस प्रकार से काम किया गया है, तो ये बताते हैं। ये प्रेपोजिशन होते हैं स्टूडेंट। तो प्रेपोजिशन क्या है? वे वर्ड्स हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं उसका नाउन और प्रोनाउन का बाकी वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है सेंटेंस में। तो ये एक तो इसमें बात होती है, ये इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को, दिशा बताते हैं। जैसे बताया अंडर, ये लोकेशन है, स्थिति हो गई, ठीक है। बिहाइंड पीछे हो गया, ये भी एक तरह की दिशा होगी। और यह बताते हैं टाइम और मैनर कि किस तरीके से काम किया गया है। तो ये वो वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशंस। अब आगे आ गया नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। उचित प्रेपोजिशन चुनकर खाली स्थान अपने भरने हैं इसमें। तो इसमें है आई वॉकड डैश द विलेज। तो मैं गांव के बीचों बीच चला, बीच में चला, तो बीच में से के लिए आ जाएगा थ्रू। उसके बाद है द विलेज क्रॉस्ड अ ब्रिज डैश अ ब्रूक। ब्रूक होता है छोटी नदी, तो ब्रिज होगा नदी के ऊपर से, ना अंडर होगा ना बिसाइड होगा, तो क्या आ जाएगा? ओवर। तो ओवर आ जाएगा इसमें। उसके बाद है अ ब्रूक एंड फाउंड अ क्वाइट गार्डन डैश अ कॉटेज। और एक कॉटेज, एक कुटिया के पास मुझे एक बगीचा मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा नियर। सिटिंग ऑन अ बेंच, एक बेंच और बैठे हुए, डैश इन द गार्डन। तो बेंच कहाँ है? गार्डन के अंदर है, इसलिए क्या आ जाएगा? इन। मे के लिए आएगा इन द गार्डन। आई एंजॉयड द पीसफुल सराउंडिंग्स। मैंने आसपास की जो शांति प्रिय जगह थी उनका आनंद लिया।
आले दुआले का आनंद लिया। लेटर बाद में, आई स्ट्रोल्ड होता है टहलना, डैश अ रिवर बैंक। तो रिवर बैंक होता है नदी किनारा, तो हम नदी के किनारे के साथ साथ टहलेंगे, तो साथ साथ के लिए आएगा स्टूडेंट अलोंग अ रिवर बैंक। एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट एंड हेडिंग डैश, हेडिंग के साथ आएगा स्टूडेंट टुवर्ड्स की ओर, और मैं आगे बढ़ा, किसकी ओर बढ़ा, द अननोन, और अनजान जगह की ओर आगे बढ़ा। इस तरह स्टूडेंट हमने ये टिक कर दिए हैं, आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये इसके आंसर हैं। फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में, फर्स्ट में थ्रू, ओवर, फिर थर्ड में नियर, फिर इन, अलोंग, और फिर लास्ट में टूवर्ड्स की ओर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 6 है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी में से जो डायलॉग दिए गए हैं उनको पढ़िए, जो कथन है उनको पढ़िए। फर्स्ट है, शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, ग्रैंडपा आस्क्ड रवि, रवि ने पूछा दादाजी को। सेकंड है, हु आर यू, सेड द लिटिल बॉयज मदर। थर्ड, व्हाट डिड यू बोथ डू टुडे, आस्क्ड रवि's मदर। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए, काउंटर्ड ग्रैंडपा। फिफ्थ है, a small child came up to him and asked, are you playing hide and seek। तो स्टूडेंट ये 5 जो हैं डायलॉग हैं, इनमें क्या खास बात है, इन सभी में कुछ ना कुछ इंक्वायरी है, कुछ पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक के पीछे क्या है, क्वेश्चन है। तो अब आगे कहा गया है, नाउ चूज द करेक्ट आंसर, अब सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें फर्स्ट है ए, द वर्ड्स इन द कोट्स आर डैश, जो भी शब्द हैं कोट्स में वर्ड जो दिए हैं तो वो कैसे हैं, एक्सक्लामेटरी हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव हैं। तो कौन से सेंटेंस हैं, एक्सक्लामेटरी होता है विस्मयादि बोधक, जिसमें अचंभा हैरानी दिखाई गई हो, या इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। तो कौन से सेंटेंस है स्टूडेंट, इन सभी में आप देखते हैं सभी में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क वाला कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव, तो उसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव है ये, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें ये टिक कर देंगे, आप इसमें फिल कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सेकंड है बी पार्ट, सेंटेंस 1, 4 एंड 5 डैश किस टाइप के हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव हैं तो किस टाइप के हैं, 1, 4 और 5। अब 1 में देखिए, शैल वी प्ले चेस और वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी, ग्रैंडपा। और 4 है, हैव यू फॉरगॉटन। और 5 है, a small child came up to him and asked, are you playing hide and seek। तो ये कैसे हैं स्टूडेंट, ये सब स्टूडेंट ऐसे सेंटेंस हैं, ये हैं यस नो टाइप। इसमें इसका आंसर जब कोई पूछ रहा है हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए, तो इसका उत्तर आएगा हाँ या ना में। तो ये हाँ ना वाले हुए हैं, तो इसमें आएगा ये हैं यस नो टाइप, इसे बोलेंगे यस नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न है, सेंटेंस है। आगे सी में क्वेश्चन पूछा है, सेंटेंस 2 एंड 3 आर डैश इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो 2 एंड 3 कैसे हैं, 2 में आप देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो, इसका जो आंसर है वो येस नो में नहीं हो सकता। कोई हमसे पूछे तुम कौन हो, तो हम कह दें हाँ या ना, नहीं, इसमें हमें कुछ ना कुछ इसका रिप्लाई देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो ये हैं जिनके लिए हमें कुछ आंसर देना पड़ता है, तो ये हैं कौन से टाइप के, ये हैं WH टाइप, यानी कि ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमें उत्तर देना पड़ता है, वट, व्हेन, वेयर, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हमें कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है, ना कि हाँ ना में होता है। आगे है, सो देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें कितने तरह के हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो हैं 2 टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सेंटेंस लिया है हमने समझाने के लिए, मोहन सेड टू रवि, मोहन ने रवि से कहा, हैव यू टेकन द मील टुडे, क्या तुमने आज भोजन कर लिया है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट, इसको चेंज करने का तरीका होता है, सेड टू को हम आस्क्ड में बदलें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे मोहन आस्क्ड रवि, मोहन ने रवि से पूछा। उसके बाद क्या आता है,
ये इन्वर्टेड कोमा हम हटा देंगे और साथ में आएगा इफ़, शुरू में आएगा इफ़, क्योंकि येस नो वाला है तो इफ़ लगेगा। और यू को बदलेंगे, ये बॉय है तो किस में आ जाएगा, ही। हैव को बदलेंगे हैड टेकन द मील। अब टुडे को हमने बदलना है, यहाँ पे ऊपर बताया गया है आपके लिए कि टुडे को इंस्ट्रक्ट किया गया है, टुडे को दैट डे में बदलना है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, दैट डे। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारा डायरेक्ट को हमने इंडायरेक्ट में कर दिया है और अब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इस तरह का एक और एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट, जैसे सेंटेंस है ही आस्क्ड मी हु इज़ कमिंग फॉर डिनर। तो हम सेम इसमें आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा, ही आस्क्ड मी, अभी कोमा हट जाएगा और उसमें आ जाएगा हु। जो WH वाले हैं स्टूडेंट्स, वो WH वाले ज्यों के त्यों आते हैं, इफ़ नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन का आंसर येस नो में नहीं है। तो हु W छोटा आएगा। इज़ को बदलेंगे स्टूडेंट वॉज में, इज़ एम आर को वॉज में बदलते हैं, आगे सेम ऐसे कैसे, हु वाज कमिंग फॉर डिनर। अब इसके पीछे फुल स्टॉप आएगा स्टूडेंट, ना कि कोमा आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट इसमें बनाते हैं। आगे इसमें दिया है पार्ट 7 में, रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशंस। दी गई जो है बातचीत को पढ़ें। इसमें अरविंद और प्रिया बात कर रहे हैं। तो अरविंद कहता है प्रिया से, डू यू हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम। क्या तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल में घर पर मदद करती हो। प्रिया कहती है यस आई डू, मैं करती हूँ। वी टेक टर्न्स, हम बारी बारी जो है करते हैं। मेकिंग श्योर दे आर ऑल राइट, और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे ठीक हों। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद यू, क्या तुम्हारे भी दादा दादी हैं जो तुम्हारे साथ रहते हों। अरविंद कहता है नो, माई पेरेंट्स एंड आई विजिट माई ग्रैंडपा एवरी वीकेंड। मेरे माता पिता और मैं अपने माता पिता को हर हफ्ते के लास्ट दिन में जाते हैं, वीकेंड पे जाते हैं, जो सैटरडे संडे को बोलते हैं वीकेंड। हाउ डू यू मैनेज योर ग्रैंड पेरेंट्स मेडिकल नीड्स, तुम अपने दादा दादी की जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जो दवाइयों की ज़रूरतें हैं उनका प्रबंध कैसे करते हो। प्रिया कहती है वी हैव अ शेड्यूल फॉर गिविंग मेडिसिन्स एंड विजिट टू द डॉक्टर। हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, एक सारणी बनाई हुई है जो ये हम बताती है कि कब दवाइयाँ देनी हैं और कब डॉक्टर से मिलना है। आगे दिया है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। इनको हमने रिपोर्टेड स्पीच में करना है, ये अब डायरेक्ट हैं, इनको हमने इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें, और इनको जो है इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे दिया है अरविंद आस्क्ड प्रिया, अरविंद ने प्रिया को पूछा, उसने क्वेश्चन किया था इफ़ शी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये है हेल्प है, तो हम जो है हेल्प को बदलेंगे हेल्प्ड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हेल्प्ड, बाकी सारा सेंटेंस वही का आ जाएगा। इफ़ यू को आ जाएगा शी हेल्प्ड इन टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट फिल कर लेंगे। तो ये इनका फिल आंसर सबके किए हुए हैं। तो देखिए पहला है अरविंद आस्क्ड प्रिया इफ़ शी हेल्प्ड इन टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, फॉर विच प्रिया रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। एफर्मेटिव होता है हाँ में, स्वीकारिता में जवाब दिया, हाँ में जवाब दिया। एंड सेड दैट दे टुक टर्न्स मेकिंग श्योर दे वर ऑल राइट। यहाँ पे स्टूडेंट दिया है वी टेक टर्न्स, तो वी का बन जाएगा दे टुक टर्न्स, तो टेक को बदलेंगे टुक में, सेकंड फॉर्म आएगी स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पे हम कर देंगे दे टुक टर्न्स मेकिंग श्योर दे वर ऑल राइट। अब आगे अगली सेंटेंस है प्रिया फर्दर आस्क्ड अरविंद। प्रिया ने उससे आगे अरविंद से पूछा, क्या पूछा, तो यहाँ पे पूछा गया है, तो वो पूछ रही है डायरेक्ट में डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद यू, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दादा दादी रहते हैं। तो स्टूडेंट वो हाँ या ना वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम इफ़ लगा के देंगे। प्रिया फर्दर आस्क अरविंद इफ़ ही हैड ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद हिम। अरविंद रिप्लाइड इन द नेगेटिव, तो उसने नेगेटिव में कहा नहीं रहते, एंड सेड दैट, और कहा ही एंड हिज पेरेंट्स विजिटेड हिज ग्रैंडपा एवरी वीकेंड। स्टूडेंट यहाँ पे दिया है माई पेरेंट्स एंड आई
विजिट, तो विजिट का आ जाएगा विजिटेड। तो इस तरह से हम करेंगे इसको, इसका आंसर एवरी वीकेंड। Arvind replied in the negative and said that he and his parents visited his grandpa every weekend. आगे है he further inquired, उसने आगे फिर से पूछा how they managed their grandparents medical needs। तो मैनेज है, तो मैनेज के सेकंड फॉर्म आ जाएगी मैनेज्ड। तो उसके बाद प्रिया की बारी है। प्रिया रिस्पोंडेड, प्रिया ने जवाब दिया बाय सेइंग दैट, या कहते हुए दैट दे had a schedule for giving medications and visit to the doctor। यहाँ पे वो प्रिया कह रही है we have a schedule for giving medications। तो we have को बदलेंगे had पे, तो have को had में बदल लेंगे, बाकी सेम आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये बन जाएगा they had a schedule for giving medications and visit to the doctor।